ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आज की आनी शुरू हो गई हैं। ये चेन्नई की हैं, ये तमिलनाडु चेन्नई के काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम एक तरीके से बाहर दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत सी शर्तें लगा दी हैं कि RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तभी आप काउंटिंग सेंटर में जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कह दिया है कि भीड़ भाड़ नहीं होगी, जोश नहीं होगा, जुलूस नहीं निकलेगा, हंगामा नहीं होगा। पर ये तस्वीर, ये चुनाव की पहली तस्वीर आज सुबह की चेन्नई से आई हुई और बड़ी संख्या में लोग बाग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु का एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा था पंकज, वो ये इशारा कर रहा था कि क्या सत्ता का परिवर्तन वहाँ पर हो रहा है। स्टालिन और स्टालिन की पार्टी DMK सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये हो जाता है, जैसा कि तमाम एग्जिट पोल ने एक सुर में कहा, तो क्या प्रशांत किशोर को श्रेय मिलेगा? मुझे लगता है प्रशांत किशोर को उतना श्रेय नहीं मिलना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और ये स्टालिन की अपनी जो है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है। और एक चीज़ और देखिए सुमित, आप जैसा जिक्र कर रहे थे ना कि बंगाल हो या फिर असम हो, उसमें जो तमाम एग्जिट पोल थे उनकी राय जो है वो बटी हुई थी, उनके जो नतीजे थे। लेकिन जब हम तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो सबने यही दिखाया है कि स्टालिन और उनकी पार्टी जो है DMK और उनका गठबंधन जो वो चुनाव जीत रहा है। प्रशांत किशोर आज की तारीख में ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा दिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत पहले ट्वीट कर दिया था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी BJP। वहाँ जिस तरीके से प्रशांत किशोर बैटिंग कर रहे हैं, शुरुआत से आप अगर देखिए कट मनी के अभियान से लेकर के अब तक जिस तरह खड़े रहे हैं, उस तरीके से प्रशांत किशोर वहाँ तमिलनाडु में नहीं दिखे हैं। हफ्ते में होता ये था कि एक आध दिन वो चेन्नई चले जाते थे या फिर तमिलनाडु में किसी और जगह पर। उनका पूरा फोकस बंगाल पर था। करीब वो 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ उन्होंने नया नया काम लिया था। वहाँ इसका श्रेय अगर जीतती है जैसा लग रहा है तो वो सिर्फ स्टालिन को जाना चाहिए। स्टालिन को जाना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी की वेव वहाँ पर है। एक बार बता देते हैं दर्शकों को एग्जिट पोल को लेकर, खास तौर पर ये बात बार बार आई हमारे एग्जिट पोल में सामने कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, जैसा कि सी वोटर के एग्जिट पोल में आया था। असम में कांटे का मुकाबला है लेकिन BJP को लीड है। सर्बानंद सोनोवाल के अगुवाई में पार्टी फिर ये चुनाव जीत सकती है। दूसरी बात, पुडुचेरी में NDA गठबंधन को आगे दिखाया था सी वोटर के एग्जिट पोल ने। और केरल में LDF जिसकी सरकार बनी हुई है, वो LDF दोबारा सत्ता में लौट रहा है। इस बार UDF नहीं आ रही है, सत्ता परिवर्तन वहाँ नहीं हो रहा है। तो तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन है और उसके अलावा पुडुचेरी में तमिलनाडु सत्ता परिवर्तन है। लेकिन बाकी तीनों जगह पर अगर आप कहें तो सत्ता परिवर्तन का अंदेशा सी वोटर ABP न्यूज़ का जो एग्जिट पोल था वो इशारे नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, हम एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो आप स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे हैं, बहुत सी जगह पे 0-0-0 है क्योंकि काउंटिंग नहीं शुरू हुई है। डिटेल आपको समझाएंगी मेरी सहयोगी रुमाना। तो ये इस वक्त ABP न्यूज़ की जो आप टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें जिस तरीके से नतीजों वाले दिन टैली होती है, बिल्कुल उसी अंदाज में टैली अब हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसमें अलग अलग राज्य, उन राज्यों की सीटें और साथ ही उन राज्यों में जो गठबंधन चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, उनका पूरा ब्यौरा टैलीज में हम आपको स्क्रीन में चारों तरफ दिखा रहे हैं। ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो बंगाल का सॉल्ट लेक स्टेडियम, कुछ इस अंदाज ईडन गार्डन्स की ये तस्वीर आपके सामने है, कोलकाता का ईडन गार्डन्स। और यहाँ पर चुनाव नतीजे आपको कुछ इस अंदाज में नजर आएंगे कि 292, देखिए वैसे तो 294 पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 ऐसी सीटें, एक शमशेरगंज और दूसरी जंगीपुरा, जहां पर उम्मीदवारों के निधन के बाद चुनाव को टाल दिया गया है फिलहाल। तो इसीलिए 292 पश्चिम बंगाल विधानसभा की ये स्ट्रेंथ और उसी के नतीजे आज सामने आएंगे। फिलहाल आप हर जगह 0-0-0 देख रहे हैं। आप देख सकते हैं TMC 0, BJP 0, कांग्रेस लेफ्ट 0। ये बिहार विधानसभा की तस्वीर आपके सामने। और कुछ इस अंदाज में भी आप आज जिस तरीके से रुझान आने शुरू होंगे, वो रुझान, वो आंकड़े देखेंगे। और अब ये वो टैली आ गई जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आप देख सकते हैं लगातार ABP न्यूज़ की हमारी स्क्रीन इस अंदाज में नंबर्स, क्योंकि आज के दिन बहुत अहम होते हैं, नतीजों का दिन है आज, तो नंबर कभी भी हटेगा नहीं। स्क्रीन पर लगातार आपको नंबर नजर आता रहेगा। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। वो पहला रुझान जैसे ही आएगा वो आपको यहां पर नंबर्स में दिखने लगेगा। फिलहाल तो आपको सब जगह 0-0-0 नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे ये आंकड़ा बदलने लगेगा। लेकिन आज फर्क ये है, महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये पूरी कवरेज बेहद संवेदनशील है कि आज जिस राज्य का नतीजा आप देख रहे होंगे, रुझान आप देख रहे होंगे, उसके सामने उसी राज्य का कोरोना मीटर भी चल रहा होगा।
उसी राज्य में कोरोना किस तरीके से कहर बरपा रहा है, तब जबकि चुनाव की शुरुआत हुई थी और आज जबकि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो फर्क भी आप देख पाएंगे। हर आंकड़ा जो आपके लिए जानना जरूरी। और फिलहाल पहला रुझान आने में 83 मिनट 47 सेकंड 46 सेकंड। देखिए किस तरीके से लगातार ये इंतजार की घड़ियां कम होती हुई समय। बिल्कुल, और 83 मिनट और 39 सेकंड 38 सेकंड कम होता जा रहा है। जब पहला रुझान आपको मिलेगा ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन कोरोना की गिनती लगातार चल रही है। उसके आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आपको शोभना के पास लिए चलते हैं, कुछ और बड़ी चीजों के साथ, जानकारी के साथ शोभना जुड़ गई है। शोभना। बिल्कुल सुमित, स्क्रीन हमने अपने दर्शकों को समझाई और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कोरोना मीटर, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी जो आंकड़ा है, यानी एक तरफ चुनाव नतीजे, दूसरी तरफ कोरोना का आंकड़ा। तो जो बड़ी बातें हैं वो यही कि सुबह 8 बजे नतीजों का पहला रुझान आ जाएगा, जो टैली, जिसमें अभी आप 000 देख रहे हैं, वो आंकड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। ये समझ में आने लगेगा कि किस राज्य में कौन सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहा है, कौन सा राजनीतिक दल। सुबह 8 बजे जैसे ही पहला रुझान आएगा एबीपी न्यूज पर, हम सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। बंगाल की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। और सुमित, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने जो ताकत बंगाल में अपनी झोंकी है, कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव की इस लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है और देश को भी इंतजार है आज बंगाल के नतीजों का। बिल्कुल, और आपके पास आते रहेंगे शोभना दिन भर में इस तरीके से। एक बार फिर चलूंगा, रुक करना चाहूंगा कुंतल और मनोज्ञा का। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल चुनाव कवर किया, और खासकर कुंतल से शुरुआत करूंगा। कुंतल, मुझे याद है आज से करीब 5 महीने पहले आपने कहा था, जब बिहार चुनाव खत्म हुए थे, तो आपने कहा था कि आप ये चुनाव, पहले मनोज्ञा के पास चलते हैं, कुंतल अभी थ्रू नहीं हो पाए हैं, कुंतल के पास भी चलेंगे, लेकिन मनोज्ञा, अब इस चुनाव के दौरान एक भी रैली में, एक भी वक्त कहीं आपने सुना किसी भी रोड शो में, किसी भी कार्यक्रम में कि यार भैया मास्क लगा लो, मास्क लगाना ज़रूरी है, दूरी बना के बैठो, पास मत चिपको, मत भीड़ लगाओ, कहीं से भी लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा ज्ञात नहीं है कि किसी भी नेता ने ऐसा कहा हो कि मास्क लगाइए या दूर से खड़े रहिए। जो रैलियां होनी थी वो रद्द हो गई थी, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने ये नियमावली जारी की, उसके बाद प्रधानमंत्री की 500 लोगों की रैली होनी थी, लेकिन वो रद्द हो गई थी। हालांकि उसके बाद खाली एक ही रैली हुई थी। उस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 3 रैलियां हुई थी, जिसमें भी इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखा गया था। लेकिन अगर आप दलों की बात करें, उनकी जिम्मेदारी की बात करें, तो भाई भिन्न होए न प्रीति वाला हाल हो रखा था कि कोई भी दल ये फैसला खुद लेने को तैयार नहीं कि हम इन सारी नियमावली के साथ जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के साथ कैंपेन करें। डोर टू डोर कैंपेन हो रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां रद्द हो गई, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ा चुनाव आयोग की नियमावली का, उसके लिए आदेश का इंतजार करना पड़ा, अदालतों का फटकार लगी। उसके बाद याद आया कि कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं और जिन लोगों की जान जाएगी उसकी जिम्मेदारी कौन सा दल लेगा। इस समय बंगाल में जो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। जो हर दल अपने प्रचार में लगा हुआ था, तब ये भूल गए कि जिन लोगों से वोट मांग रहे हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक वोट हैं, और जब नहीं रहे तो शब्द नहीं है कहने के लिए। बिल्कुल सही बात है। पंकज झा, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। अभय दुबे साहब ने ईमानदारी से माना कि हमारी भी गलती है, हम लोगों ने भी जाने अनजाने में इस कोविड में कहीं ना कहीं बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। ये जब हम और आपको आत्मग्लानि हो सकती है, हम और आपको ये पता है कि आज हम जो मास्क लगा के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, तो ये एहसास नेताओं को क्यों नहीं होता है? नेता क्यों नहीं कहते हैं? आप तो बड़े करीब से नेताओं को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक, वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए? बात बहुत बिल्कुल सही कही सुमित आपने। और जैसा अभय जी जिक्र कर रहे थे ना कि बिहार के चुनाव में भी हम लोग गए थे, बाढ़ के बाद बिहार का चुनाव हो रहा था और कोई मास्क और कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना वहाँ खत्म हो चुका हो। बिहार में कहते हैं ना, कोरोना का मुंडी मचोड़ दिया, लोग आमतौर पर कहते थे। और वहाँ पर इस तरीके का स्पाइक नहीं आया तो हमने मान लिया कि वाकई कोरोना खत्म हो गया। और मैं कहूँ आपको एक बात कि नेताओं को, जब नेता जैसा करते हैं, दिखते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। वो हमारे लिए आइकॉन होते हैं जिनको हम अपने मन में बसाते हैं। अगर वो जैसा करते हैं ना, हम भी वैसा ही करने लगते हैं। ये सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती है। बात सही है कि हम सब भी उसके लिए कसूरवार हैं, लेकिन जिनको जो सरकार में होते हैं ना,
उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का मान और सम्मान नहीं रखा, और आज जब हम देश भुगत रहे हैं ना, जैसा भी मनोज्ञा कह रही थी कि 17,000 के करीब केस हो गए हैं, 53,000 वहाँ टेस्टिंग होती है। इसको अगर यूपी से जोड़िए जहाँ 2 लाख टेस्ट होते हैं और दिन भर में 35,000 के एक्टिव केसेज आते हैं, अगर 5 गुना कर दें तो देखिए वो आंकड़ा तो पूरे देश में महाराष्ट्र का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बंगाल बिल्कुल एक विस्फोट पे बैठा हुआ है। जो लोग इस तरह की दलीलें दे रहे हैं खासतौर से सोशल मीडिया में कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं थे वहाँ क्यों नहीं कोरोना फैला, लेकिन वाकई में बंगाल की हालत बहुत खराब होगी। जिसकी भी सरकार होगी सबसे बड़ी चुनौती तो कोरोना से निपटने की होगी, और नेताओं को माफ़ नहीं किया जा सकता है। सुमित, नेताओं को माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कुंतल इस पर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। कुंतल ज़मीन पर रहे। कुंतल, मुझे याद है बिहार चुनाव के परिणाम आए थे नवंबर के महीने में, आप शायद मेरे ख्याल से 10 तारीख थी वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके 2 या 3 दिन के बाद आपने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल जाना चाहता हूँ, मेरा प्रदेश है, मैं वहाँ से चुनाव कवर करूँगा। आज हम 2 मई को हैं, करीब 5-6 महीने बीत गए। कुंतल, आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे हम सब में। मनोज्ञा तो खैर वहीं रहती हैं, पर हम सब में आपने सबसे पहले वहाँ पहुँचे, और मुझे लगता नहीं कि पश्चिम बंगाल का कोई इलाका आपने छोड़ा होगा। आप जब गए थे दिसंबर के महीने से, अगर जोड़ लेता हूँ आज मई के महीने में, एक बार भी लगा कि जनता के मन में ये भय है कि वो रैली में जाएंगे तो उनको कोविड हो सकता है, उनको दिक्कत हो सकती है, उनको बीमारी हो सकती है? क्योंकि अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं रूरल बंगाल से कि वहाँ पर कोविड फैल गया है और वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा विकट होती जा रही हैं। ये सब कोरोना मीटर में दिख रहा है। जो स्क्रीन पर हम कोरोना मीटर दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखा रहे हैं। कुंतल, हाँ सॉरी, बोलिए। नहीं सुमित जी, मैं 5वें चरण से पहले कभी नहीं देखा कि जनता में कोई डर है, क्योंकि मामला ही ऐसा था, आंकड़ा कम था, और आंकड़ा जब कम था तब मतलब हेडलाइंस नहीं हो रहा था कोई भी न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, तो लोगों को मतलब सोशल मीडिया में अलग ही चर्चा था, डिस्कशन चुनाव को लेकर था। तो आम आदमी तो वही करेंगे जो नेता करेंगे, तो इसीलिए शायद डर नहीं था। लेकिन 5वें चरण से डर अचानक आने लगा, और जिस तरह से फैलता गया अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद जो सिचुएशन है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो इसीलिए अब डर बहुत ज़्यादा है। लेकिन 5वें चरण से पहले मैंने नहीं देखा था कि लोगों में डर है। वो भयभीतहीन होकर वो जा रहे थे रैलीज में, बड़े रोड शोज में जाके पार्ट ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। आपने कहा 5वें चरण के बाद ये खौफ आ गया, ये डर आ गया। अगर वाकई में ये डर और खौफ आ गया है, अगर आज की तारीख में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होते, जो मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाई गई है, कल से जो नोटिफिकेशन निकला या चुनाव आयोग ने जो कहा, तो क्या आज भी इलेक्शन सेंटर्स के बाहर, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जनता होती, भीड़ होती, या डर के मारे घर के अंदर बैठी होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होती। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल है ही ऐसा एक जगह जहां लोग जो है बहुत मतलब एग्रेसिवली ये जो राजनीतिक जो मामला है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये होता। मुझे लगता है ये अगर IPL का मैच होता शायद नहीं होता, लेकिन ये चुनाव है और अलग अलग पार्टियों के जो कैडर्स है वो ज़रूर होते हैं यहाँ, अगर ये रूल नहीं बनाया गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ जान बचाने का चैलेंज है, कोई भी सरकार बनाएगी, कोई भी पार्टी, उनके सामने साथ ही साथ रोज़गार बचाने का भी चैलेंज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है जहां इंडस्ट्री ऐसे ही सालों से कम है। मतलब आप कहते हैं तो रोज़गार देखा जाए तो रोज़गार कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हालत में अचानक पार्शियल लॉकडाउन, इसके आगे अगर लॉकडाउन जारी हो गया तो फिर ऐसा ना हो कि पिछले साल जैसा हुआ था पूरे भारत में वैसा पश्चिम बंगाल में और भी ज़्यादा देखा जाए। तो चैलेंज कोई भी सरकार बनाए उसके सामने चैलेंज ये है कि एक तरफ जान बचाना है, दूसरी तरफ रोज़गार भी बचाना है। बिल्कुल, जान भी है, रोज़गार भी है। और जो गूगल ट्रेंड्स भी देखे गए इस चुनाव के, उसमें सबसे अधिक चिंता को जो देखी गई बीते 3 महीनों के दौरान दिबांग, वो स्वास्थ्य को लेकर थी। कल मैंने गूगल ट्रेंड्स चेक कर रहा था मैं बीते 3 महीने के पश्चिम बंगाल के स्पेसिफिकली, उसमें जनता की नज़र में सबसे अधिक चिंता कोई दिखाई दी, मुद्दा जो दिखाई दिया वो स्वास्थ्य था। और मेरे ख्याल से उसकी बहुत बड़ी वजह यही कोविड था कि कोविड से लड़ने के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं। हम सब जानते हैं बड़े बड़े शहरों में आज सिस्टम कोलैप्स कर गया है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो उस ग्रामीण इलाके में जो तमिलनाडु के रूरल में आता होगा, जो केरल के रूरल में आता होगा, आपको लगता है कि हम लोग इक्विप्ड होंगे इस बड़ी महामारी को झेलने के लिए?
बहुत मुश्किल है सुमित, आप सही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंकड़ा जिस तरह से उछल रहा है और जो आंकड़े हमारे साथ आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो असली जो आंकड़े हैं उससे कई गुना कम है। लेकिन जो आंकड़े अगर आ रहे हैं 4 लाख से ज्यादा केस, 3,000 से ज्यादा मौतें हर रोज का जो आंकड़ा आ रहा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोगों में चिंता है, डर है। और आप रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कीजिए। बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली का इतना पुराना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर 12 लोगों की जान से इसलिए चली जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं थी। और ये कल की बात है, इस पर सुनवाई हुई कल ही। और हमने ये भी देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, वरना इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इतनी गंभीर बातें कोर्ट कह रहे हैं, इतनी सीधी, इतनी चुनौतीपूर्ण लहजे में आज कोर्ट बात कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि कोर्ट कितनी जिम्मेदारी से अब काम कर रहे हैं। अगर बत्रा हॉस्पिटल में नहीं है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले इस तरह से लोगों की मौत हुई, यानी दिल्ली जैसे शहर में जो देश की राजधानी है, जिसमें कोर्ट की सीधी नजर है, कोर्ट सीधा दखल दे रहा है, लगातार इस पर बात हो रही है, वहां भी अगर लोग मारे जा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों की मेरे पास जो खबरें हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, छोटे छोटे जगहों पर कोई दवा तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास एक गांव है, वहां उसके कस्बे में जगह दवा नहीं है। जिस तरह की एरिथ्रोमाइसिन हम चाहते हैं, पैरासीटामोल हम चाहते हैं, वो वहां पर मिल नहीं रही है। तो दवाएं नहीं मिल रही हैं, बेसिक दवाएं नहीं मिल रही हैं। दिल्ली जैसे शहर में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, रोज कम से कम 10-12 लोगों के अलग अलग इलाकों से फोन आ जाते हैं कि हमको या तो रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, या ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, या ऐसी आईसीयू में बेड दिलवा दीजिए। और तो और सुमित, पिछले 2-3 दिनों से एक और नई बात मैं देख रहा हूं कि ये रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हम ये चिता जलानी है, वहां पर कुछ बात करवा दीजिए किसी कॉर्पोरेटर को। आप जानते हैं क्या, यानी स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है, इतनी ज्यादा खराब है, तो दूर दराज इलाके में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्स और नर्सेज बीमार पड़ रहे हैं, उनकी भारी कमी होने वाली है, जिसके बारे में कोई चिंता नहीं है किसी को, कोई तैयारी नहीं है किसी की। तो एक ऐसे मुकाम पर है पूरा देश, जहां आगे सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई देती हैं। उम्मीद की किरण बहुत कम है कहीं भी अगर है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मास्क ज़रूर लगा के रखिए। और अब तो वो वक्त आ गया है दोस्तों, जब आपको 2 मास्क लगाने चाहिए, डबल मास्क। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा टास्क है कि आप डबल मास्क लगा के रखें। और हैशटैग मास्क अप इंडिया के जरिए हमारे इस कैंपेन में जुड़े रहें। रमाना, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस अंदाज में आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज नतीजों का दिन, रिजल्ट का दिन, और ऐसे में सबको इंतजार नंबर्स का रहता है। नंबर दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए हुगली नदी, हावड़ा ब्रिज, तस्वीरें आपके सामने, और कुछ इसी अंदाज में ये हावड़ा स्टेशन, वहां पर आप देखेंगे आंकड़े, रुझान। सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी, उस वक्त ये अभी जो 000 आपको हर जगह नजर आ रहा है, इसमें तब्दीली आएगी, आंकड़ा दिखना शुरू होगा। ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और ये बंगाल की विधानसभा, मतलब ये वो सब ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये वो पहचान है इन जगहों की। वहीं से सीधे आंकड़े आप तक पहुंचाने की ये बड़ी तैयारी। ये कोलकाता का ईडन गार्डन्स, कई रिकॉर्ड्स इस मैदान में बने हैं। और आज जब बंगाल विधानसभा के नतीजे आएंगे चुनाव के, तो कौन रिकॉर्ड बनाएगा? क्या बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा? 2 मई ममता गई या ममता बच गई, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और ये कोलकाता शहर की तस्वीर, बड़ी बड़ी इमारतों वाला ये शहर, उसी शहर के हर कोने की तस्वीरें समेटे हुए ये आंकड़े आप तक पहुंचाने की आपके चैनल एबीपी न्यूज ने पूरी तैयारी की है। मोर्चे पर अकेले एक योद्धा की तरह दीदी डटी रही। पैर में चोट, व्हीलचेयर पर प्रचार, क्या सहानुभूति का वोट ममता बनर्जी को मिलेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलेंगे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस प्रचार में। एक तरफ बीजेपी जिसने बंगाल के चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और ममता बनर्जी जिनके लिए बंगाल की ये चुनाव की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई बनी। सुमित, आज नतीजा आ जाएगा। बिल्कुल, और ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। और जो नई सरकार बनेगी इन 5 विधानसभाओं में, वो इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करेगी, जब उसको जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। हालांकि
हम ये बहुत बातें कर रहे हैं नेताओं के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में भी समझाना चाहिए कि ये फ़र्ज़ हम सबका भी है नागरिक होने के नाते। हम सब भी इसमें भागीदार हो सकते हैं अगर हम तय कर लें कि हम भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, अगर हम तय कर लें कि जब तक ज़रूरत नहीं होगी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 68 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, 50 सेकंड से कम है, और ये 68 मिनट 40 सेकंड में आपको पता लगने लगेगा कि इन 5 विधानसभाओं की तस्वीर क्या हो रही है। और इन नए मुख्यमंत्रियों को, नई सरकारों को हम सबको मैसेज देना चाहिए। अगर आप इन 5 राज्यों के बाशिंदे हैं, इन 5 राज्यों में जाते हैं, इन 5 राज्यों में आपके दोस्त या रिश्तेदार रहते हैं, तो ये काम हम सबको मिलकर करना है कि ज़रूरत नहीं पड़ने पर अगले कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए घर के अंदर कैद हो जाइए, अपने आप को रोक लीजिए। लॉकडाउन लगाने की, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए, ऐसा काम करिए कि कंटेमिनेशन, संक्रमण फैले ना, इन्फेक्शन फैले ना, और वो सब हमारे हाथ में है। ये फ़र्ज़ हमको निभाना होगा अगर हमको अपने देश को, अपने समाज को और इस मानवता को बचा कर रखना है, वरना जो कुछ खबरें आ रही हैं वो वाकई में रूह को कपा देती हैं। तमाम खास मेहमान बने हुए मेरे साथ। एक सवाल कुंतल और मनोकिया के पास, बिल्कुल, और ये सवाल मैं मनोकिया आपसे पूछना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले दीदी को चोट लगती है, पूरा कैंपेन निकल जाता है, उनके पैर से प्लास्टर नहीं हटता है, प्लास्टर है या बैंडेज है, पट्टी है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या चोट बहुत गंभीर है, और अगर है तो अभी स्थिति कैसी है, या 2 मई को जैसा कि अमित शाह ने कहा कि दीदी अपने पैर पे चल के जाएं और इस्तीफा दें, क्या होने वाला है आज के दिन? 2 मई आ गई है। देखिए, जब बात नेताओं की होती है तो वो हास्यास्पद या फिर तंज कसते हुए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन चोट लगी है, और चोट इतनी तेज लगी है कि जिसकी वजह से उनके चेहरे पर जो दर्द हमने उस दिन देखा था, मैंने 20 साल में कभी दीदी के चेहरे पर इतना दर्द, इतनी तकलीफ नहीं देखी है। उनके चेहरे से ये जरूर पता लग रहा था कि उनको कितनी तकलीफ में है, लेकिन जिस तरह से वो बंगाल में रही है शेरनी की तरह, और लाइनेस आप कह लीजिए, टाइग्रेस कह लीजिए, उन्हें कुछ भी कह लीजिए, ये उनका अंदाजे बयां रहा है हमेशा कि किसी भी स्थिति में लड़कर आगे बढ़ जाना। मार कम नहीं खाई है उन्होंने, इससे पहले भी सर फटाया उनका, पहली बार जब वो हेडलाइंस में 80 के दशक में आई थी तो इसीलिए क्योंकि ज्योति बाबू की सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया था, उस समय वो कांग्रेस में थी। लेकिन अब जो चोट है इसमें कितने दिन लगते हैं ये डॉक्टर्स बता पाएंगे, लेकिन इस पे सवाल कई उठे हैं। पहला सवाल ये कि क्या ये चोट इतनी गंभीर थी कि इस पे पैर पे व्हीलचेयर पे रख के उनको इतने दिन रहना पड़ा। इसके जब बार बार सवाल उठे हैं कि क्या इसमें उनको आंकड़े या फिर उनको डिटेल्स दे देनी चाहिए कि उनकी चोट आखिर कितनी गंभीर है, क्या है, ये सारे सवाल बीजेपी ने उठाए हैं लगातार कि अगर चोट इतनी गंभीर है तो उसकी डिटेल्स, एक्सरे और बाकी सारी बातें बताएं, जिस पर अभी तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन प्लास्टर 2 महीने हो चुके हैं, मुझे भी चोट लगी थी 2016 में, 3-3.5 महीने का बेड रेस्ट रहता है, और जो दर्द रहता है वो जिस पर गुजरता है वही जानता है। तो दीदी के पैर में चोट है। कुंतल, इस चोट के नाम पर, क्योंकि बीजेपी ने खूब निशाना साधा और चोट पर सवाल भी शुरुआत में खड़े किए गए, फिर बीजेपी को लगा कि ये बूमरैंग कर जाएगा अगर ज़्यादा चोट को हमने नाटक या ड्रामा करार दिया। बीजेपी ने रणनीति बदली और फिर चोट पर बड़े नेताओं ने बोलना बंद कर दिया। छोटे नेता ज़रूर व्हील चेयर की रैलियां करते रहे शुरुआत में दिखाने के लिए। मैं ये पूछना चाहूँगा, पंकज कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले पंकज से पूछ लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। नहीं, कुंतल भी बताएंगे, लेकिन सुमित मैं ये कहना चाह रहा था ना कि इसको लेकर के कि ममता को जब चोट लगी नंदीग्राम में, फिर वो अस्पताल चली गई, उसके बाद से बीजेपी बहुत धर्म संकट में थी कि क्या करें। आपने देखा होगा अस्पताल जाने वालों में बीजेपी के नेताओं की भी लाइन लगी हुई थी, लॉकेट चटर्जी से लेकर के बहुत सारे नेता और सांसद गए थे। बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही थी कि ममता के साथ दिखे, क्योंकि ममता की जो एक फाइटर की छवि है बहुत दिनों तक वो इसमें रही। फिर बाद में बीजेपी को लगा कि नहीं, ममता का ये नाटक है। वो जो भी मनोज्ञा कह रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई, उनको चोट नहीं लगी, वो कैसे बैठती हैं व्हील चेयर, इस पर सवाल किए गए। लेकिन जब लगा इससे पासा बदल सकता है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो आप सही कह रहे हैं सुमित कि बड़े नेता मौन हो गए अपनी सुविधा के हिसाब से। जो दूसरे बी ग्रेड के दूसरे दर्जे के नेता हैं उन्होंने ममता को घेरना शुरू किया, खासतौर से सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। कुंतल, आपका व्यू पॉइंट, ये जो व्हील चेयर वाली दीदी की तस्वीर रही, चाहे रोड शो की हो चाहे कैंपेनिंग की हो, इससे बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी ना? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि आप अगर कोई भी राज्य में देखें, ज़्यादातर राज्यों में ये होता है कि
बीजेपी जैसे बड़ी जो पार्टी है वो एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और वो सेट स्ट्रैटेजी ज़्यादातर समय काम आ जाता है और कभी काम नहीं भी आ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ये होता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जब लड़ना होता है, खासकर ममता बनर्जी के साथ, तो आप कोई सेट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जा सकते। इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कल आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी के साथ चलो उनके खिलाफ, अगर उनको काउंटर करना है तो आप वो स्ट्रैटेजी बदल लेती है। तो ये बदलाव इतनी बार उन्होंने किए है पूरे बंगाल चुनाव के दौरान पिछले 4-5 महीनों में ममता बनर्जी ने खुद इस तरह से रणनीतियाँ बदली है और ये इस तरह से चुनावी प्रचार के तौर तरीके बदले हैं और अकेली, तो इसीलिए बीजेपी को बार बार स्ट्रैटेजी बदलना पड़ा। तो यही उनकी खासियत है कि कोई सेट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलती है ममता बनर्जी और काफ़ी इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कई बार तो ऐसा होता है कि उनके घर के लोगों को उनको जो बहुत करीब से जानते हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि कुछ दिन पहले की घटना है जब ममता बनर्जी को गांधी मूर्ति के नीचे से एक वो रोड शो शुरू करना था, तब 15 मिनट पहले तक लोग नहीं कह पा रहे थे कि वो रोड शो करेंगे या फिर वहाँ जाके वो वहीं से भाषण देंगी। तो बाद में देखा गया नहीं, वो वहाँ पहुँची और फिर 7 किलोमीटर का रोड शो किया। या फिर स्कूटर वाले दिन, जिस दिन वो स्कूटर में नवान्नों तक गई थी, तो एकदम आखिरी ऐन वक्त पर उन्होंने वो स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। इस वजह से जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सुमित, ये जो हम पैर की चोट की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रंट फुट पर आई ममता बनर्जी, पैर में उनके चोट लगी, फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने खेला, बीजेपी को बैक फुट पर धकेला। और हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से ममता ने अपनी पैर की चोट को लेकर एक सहानुभूति वोट बटोरने की जो कोशिश की, खासतौर से महिला मतदाताओं में। देखिए, महिला मतदाता 49% बंगाल के अंदर महिला मतदाता, और महिला मतदाता की जो ताकत है वो पिछले कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं। खासतौर से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की वापसी में महिला मतदाता ने अहम भूमिका निभाई और उसी महिला मतदाता को अपनी पैर की चोट के बाद ममता बनर्जी ने टैप करने की कोशिश की। महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई वो कई हैं, उसको हम गिना सकते हैं, लेकिन खासतौर से जब वो पैर की चोट के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर रैली करने पहुंचती थी तो वहां पर कहती थी, मैं एक पैर से खेलूंगी, मां बहनें लेकिन मेरा साथ दें। ये बात जब वो दोहराया करती थी और जब वो कहा करती थी कि सांप और बाघ, जिस तरीके से वो अपने विरोधियों पर अटैक करती थी कि सांप और बाघ घूम रहे हैं, मेरे पैर में चोट लगी है लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं, अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए मुझे आगे आना होगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लगातार बंगाल के इस चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा, वो उन्नाव का जिक्र करती थी, वो हाथरस का जिक्र करती थी और महिला सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने इस पैर की चोट के जरिए चुनाव के अंदर केंद्र में लाने की कोशिश की। सुमित, बिल्कुल, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को आसान से या हल्के में ले लेना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं था और बीजेपी को इस बात का अंदाजा था। इसीलिए बीजेपी ने एक ममता के सामने अपने सारे सुपरस्टार्स को उतारा, सारे बड़े बड़े नेताओं को उतारा। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रैलियां की, कैंपेनिंग किया, जोरदार तरीके से अमित शाह खुद लगे रहे। तीसरे चेहरे के तौर पर जेपी नड्डा उभर कर सामने आए, उन्होंने एक मोर्चा संभाला रहा अध्यक्ष के नाते। तो बीजेपी ने उनको तेतरफा घेरने की कोशिश की। वो जानते थे कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता है, घेरा नहीं जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।